बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर 7 का लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है हाइब्रिडाइजेशन। इस लेक्चर में हम बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लफ्ज़ जो इसमें वर्ड हाइब्रिडाइजेशन यूज़ हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा अगर इसके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के अगर हम बात करें तो हाइब्रिड का मतलब होता है डिफरेंट थिंग्स को कंबाइन करना और प्रोड्यूस करना सिंगल थिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं। अब जो हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ली हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल थिंग प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें ये एक येलो कलर है और ये रेड कलर है। जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो लाइट ब्राउन कलर मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है। अब देखें येलो कलर एक डिफरेंट कलर है फ्रॉम रेड। ठीक है, येलो कलर रेड से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब ये कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने एक सिंगल कलर प्रोड्यूस किया है, दैट इज़ लाइट ब्राउन। आप लोगों ने चैप्टर 5 में जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रम स्टडी किया था, स्पेक्ट्रम एक स्पेसिफिक टॉपिक था चैप्टर 5 में, तब आपने देखा था उसमें एक विजिबल रीजन था। मतलब विजिबल रीजन में डिफरेंट कलर्स होते हैं और हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। मींस दैट वेवलेंथ अगर सब कलर्स की डिफरेंट है तो उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब देखिए येलो कलर की डिफरेंट एनर्जी है और रेड कलर की डिफरेंट एनर्जी है। दो चीज़ें हैं विद डिफरेंट एनर्जी, जब ये कंबाइन हो रही हैं तो एक सिंगल थिंग प्रोड्यूस कर रही हैं और उस सिंगल थिंग की क्या सेम एनर्जी है। ठीक है, ये लाइट ब्राउन कलर है, इसकी सेम ही एनर्जी होगी थ्रू आउट द कलर। ठीक है, इसी तरीके से ये एक सेकंड कलर की एग्जांपल है। इसमें मैंने डार्क रेड और येलो रेड को जब मिक्स किया है तो लाइट ब्राउन कलर मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है। इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है रेड की और इस येलो की एक स्पेसिफिक अपनी एनर्जी है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुए हैं, जब ये दोनों मिले हैं, हाइब्रिड हुए हैं, तो इन्होंने एक सिंगल कलर प्रोड्यूस किया विद सिंगल एनर्जी। ठीक है, इसी तरीके से आपने मैट्रिक में ये एग्जांपल पढ़ी थी, हॉर्स को जब हम क्रॉस करवाते हैं डंकी से तो एक स्पीशी प्रोड्यूस होती है जिसको हम म्यूल कहते हैं, खच्चर। ये बेटा एक हाइब्रिड स्पीशी है जो कि प्रोड्यूस हुई है, रिजल्ट हुई है किसके क्रॉस के नतीजे में, हॉर्स और डंकी के दरमियान। अच्छा, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था जो रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ है उससे मैंने एग्जांपल ये चूज़ की थी। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको पता है केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं एटम्स और एटम्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग से ही आगे बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में रिएक्शन कैरी आउट होते हैं। तो अगर हम इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री बात करना चाह रहे हैं तो इसमें हम जब ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल हैं, SPDF। ठीक है, ये आपने वही चैप्टर 5 में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि SPDF जो से हैं वो अज़मुथल क्वांटम नंबर में आते हैं, इनको ऑर्बिटल कहते हैं। इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये सब आप उसमें डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हम इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास न्यू ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इन स्पीशीज़ की तरफ। ठीक है, अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं जब इनको हम इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास जो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, फॉर एग्जांपल S हो सकता है, P हो सकता है, D हो सकता है, F हो सकता है, इनमें से कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन कौन से ऑर्बिटल हम मिक्स करने जा रहे हैं। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, अब देखिए बेटा ये आपको मैंने बताया था कि इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जो सी है वो सेम नहीं होती, इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। आप लोगों ने चैप्टर 5 में फर्स्ट ईयर के N+L रूल पढ़ा था, तो इस N+L रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स असाइन करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर N+L रूल। तो ये जो N+L रूल है ये आने वाली जो सी हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी स्लाइड्स डिस्कस करनी है, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स डिस्कस करनी है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले एक दफ़ा N+L रूल चैप्टर 5 से देख लीजिएगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के फ़ौरन बाद ये टॉपिक शुरू होता है। तो इसके मुताबिक क्या है, N+L रूल के मुताबिक ये जो ऑर्बिटल हैं इनकी डिफरेंट एनर्जी है। जब हम इन ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं तो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं और उन ऑर्बिटल को जो नए प्रोड्यूस होते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिड क्यों कहते हैं, क्योंकि बाय कम्बिनेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल वो प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है,
अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। ये भी आप लोगों ने चैप्टर 5th में पढ़ा है फर्स्ट ईयर के। डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या कहते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। अभी मैंने आपको वो कलर की एग्जांपल भी दी थी, मैंने कहा था कि येलो की अपनी एनर्जी होगी, रेड की अपनी एनर्जी होगी, लेकिन जब ये दोनों डिफरेंट एनर्जी वाले कलर आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल लाइट ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेंगे और उसकी एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इनकी डिफरेंट एनर्जी है। जब ये आपस में हाइब्रिड करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं तो कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं और उनकी डीजनरेट ऑर्बिटल है, ठीक है। उनकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी, स्पेसिफिक होगी, एक ही होगी, वेरिएट नहीं करेगी, ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए हैं ये अपने पेरेंट ऑर्बिटल से डिफरेंट होंगे। पेरेंट ऑर्बिटल कौन से हैं? ये s p d f, ये पेरेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल डिफरेंट होंगे अपने पेरेंट ऑर्बिटल से, ठीक है। और इनकी एक ख़ास शेप होगी, एक ख़ास ज्योमेट्री होगी। वो जब हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। इसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, इनमें से कोई 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इनको मिक्स करते हैं, इनकी डिफरेंट एनर्जी है। डिफरेंट एनर्जी किस बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं? n+l रूल की बेस पे। n इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l अज़मुथल क्वांटम नंबर है। इस बेस पे हम जब इनको मिक्स करते हैं तो नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं, वो डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मीन इनकी सेम एनर्जी होती है। जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। अगर हमने 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। अगर हमने ये 5 किए हैं तो 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। डिपेंड करता है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट ऑर्बिटल से, मतलब कि जिनकी मिक्सिंग से वो बनाए गए उनसे डिफरेंट होंगे और उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ग्रुप है वो वो ज़ीरो ग्रुप है, ठीक है। नोबल गैसेज हैं, ठीक है। अब तमाम एलिमेंट्स जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करें। इसके लिए क्या करते हैं? वो या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। शेयरिंग का प्रोसेस होता है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन भी इसी पर्पज़ के लिए की जाती है ताकि वो खुद को स्टेबलाइज कर सके, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में वो एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं बाय अब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कुछ इस तरीके से एक एटम था मेरे पास, उसमें आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी अब्जॉर्ब की और एक्साइटेड स्टेट में मूव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? इस चीज़ का बेनिफिट क्या है? इस चीज़ का जो हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इस स्टेटमेंट की आपको समझ आएगी इस एग्जाम्पल से। आप लोगों को पता है कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगर मैं इनको इनके ऑर्बिटल में असाइन करना चाहूँ तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब आपको पता है बॉन्डिंग में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो वैलेंस शेल है वो है 2s और 2p। 1s जो है वो इनर मोस्ट शेल है, ठीक है। अब देखिए इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये जो कार्बन है ये डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट का क्या मतलब है? इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकती है। लेट्स सपोज ये कार्बन किसी एटम ए के साथ 2 बॉन्ड बनाती है तो इट्स मीन्स दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आके फिक्स हो जाएंगे, इसके साथ शेयरिंग होगी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में फिर 6 हो जाएंगे। 2 वो जो इसने शेयर किए, 2 ये 4 और 2 ये 6। लेकिन देखिए अभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जबकि इसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उस पर्पज़ के लिए ये एक्साइटेशन का फिनोमेना होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बन को मैंने स्टडी किया है, रीज़न क्या है? ये एक्साइटेड कार्बन है, ये ग्राउंड स्टेट कार्बन है और ये कौन सी है? एक्साइटेड स्टेट कार्बन है। इसमें क्या होगा? इनर मोस्ट शेल को मैं कुछ नहीं कहूँगी, ये ऐसे ही एज इट इज ही रहेंगे। जैसे ही कार्बन लाइट अब्जॉर्ब करेगा इसका जो सा आउटर मोस्ट शेल में जो 2s ऑर्बिटल है उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा 2pz में। ये देखें 2x में सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2pz में जाएगा, वो भी आप देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन 2py में है और एक इलेक्ट्रॉन 2pc में है। देखें 1 2 3 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें चेक करें आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में कार्बन टेट्रावेलेंट है क्योंकि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 बॉन्ड्स बना सकती है। तो देखें एक्साइटेशन के फिनोमिनन का जो हमारे पास बेनिफिट है वो क्या है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो एलिमेंट के पास ज़्यादा एबिलिटी होगी कि वो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन कर सके। ठीक है, अब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस भी होंगे। फॉर एग्जांपल अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल्स में हैं? 4 ऑर्बिटल्स में। तो ये 4 के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे और उनकी सेम एनर्जी होगी, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है। अब देखिए, अभी हमने पीछे देखा था कि एक्साइटेशन के लिए ख़ास क्वांटिटी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करवाई जाती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? हम ड्यूरिंग रिएक्शन कंटेनर को या जिस सिस्टम में हम रिएक्शन कैरी आउट करवा रहे हैं उसको हीट वगैरह तो नहीं करते, तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आती है? क्वेश्चन इज दैट। ये पूछ भी लेते हैं इन वाइवा वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन के शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फ्रॉम वेयर एनर्जी कम्स फॉर दिस होल प्रोसेस। होल प्रोसेस मीन एक्साइटेशन। तो आप लोगों को पता है 2 प्रोसेस होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के दौरान। एक होता है एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मीन्स दैट when electron in ground state, electrons that are in ground state of those specific amount of energy they excite towards the excited state। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो कि क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं। ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब जब एक्साइटेशन हो जाती है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हो जाते हैं। अब उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में हाइब्रिड करना है। वो ऑर्बिटल जिनके अंदर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आपस में हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स दैट वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में ये रिलेशनशिप बताया था। स्टेबलाइजेशन इन्वर्सली रिलेटेड होती है एनर्जी के। मतलब अगर एक कंपाउंड एक एलिमेंट स्टेबलाइज होना चाह रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी एनर्जी कम से कम हो। एनर्जी कम से कम करने के लिए उसे एनर्जी अपनी इवोल्व करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी कम, स्टेबलाइजेशन ज़्यादा। तो हाइब्रिडाइजेशन जब एक मॉलिक्यूल करता है, ऑर्बिटल करते हैं, इसका मतलब है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए उनको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। तो एनर्जी कम करने के लिए वो क्या करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। इट्स मीन्स दैट हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जो एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, एट अ टाइम हो रहे होते हैं। जितनी अमाउंट में एनर्जी जैसे रिलीज हो रही होती है वो एक्साइटेशन प्रोसेस में यूटिलाइज हो रही होती है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जो रिलीज हो रही होती है वो ही एक्साइटेशन प्रोसेस में यूज़ हो रही होती है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका आंसर था। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जो से हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने कुछ प्रीवियस स्लाइड में भी आप लोगों को बता दी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि इन सब की सेम एनर्जी होगी, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो शेप और ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल न्यू होगी। ठीक है, अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से, पेरेंट ऑर्बिटल से ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से इनकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट होगी। आगे हम जब टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे आप देखेंगे sp3 में टेट्राहेड्रल इसकी कन्फिग्रेशन होती है, इसकी ज्योमेट्री होती है, और sp2 में इसकी ट्राइगोनल होती है और sp में इसकी लीनियर होती है। ठीक है, और इसके बाद जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करती हैं कितने हम ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको पता है ऑर्बिटल 4 तरह के हैं, s p d f। ठीक है, अगर s और p सिर्फ ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp टाइप होगी, जिसमें p1 भी हो सकता है sp, p2 भी हो सकते हैं sp2, p3 भी हो सकते हैं sp3। फॉर एग्जांपल देखें, अगर एक s और 3p आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से अगर एक s और 2p से बना दिए है, एक p x और एक p y। आपको पता है p टोटल 3 है, 3 में से 2 पार्टिसिपेट करें और 1 एज इट इज रहे, तो जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास होगी sp2। इसी तरीके से अगर एक s और एक p पार्टिसिपेट करें, रिमेनिंग 2p जो से हैं वो एज इट इज रहे, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये आपका कोर्स कंटेंट है। ठीक है, आपके जो कोर्स में इंक्लूड है वो sp हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड है, मीन्स दैट जिसमें s और p
ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। डी और एफ हायर लेवल का करना, लेकिन इसके साथ भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। sp3d2 होती हैं, sp3d होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम कितने ऑर्बिटल जो हैं उनको इंटरमिक्स कर रहे हैं। अब ये जो जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो जस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए थे। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स स्टडी करेंगे। 3 टाइप्स हैं जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को बताई हैं, sp3, sp2 और sp। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूटिलाइज होंगे। जब हम उनको स्टडी करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में डेवलप होंगे। तो उन सब क्वेश्चन के जो आंसरिंग है कोलेक्टिवली वो मैंने इस लेक्चर में पुट की है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। बस इस लेक्चर में जो चीज़ याद करने वाली है वो एक डेफिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और हाइब्रिडाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और एनर्जी कहाँ से आती है एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। इसकी टाइप्स, जब हम एक्साइटेशन करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो उस प्रोसेस के लिए एनर्जी कहाँ से ली जाती है, वो मैंने अभी आपको बताया। हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी रिलीज करता है तो वही एनर्जी यूटिलाइज होती है एक्साइटेशन प्रोसेस में। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, शेप अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। बस ये 3 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितनी भी चीज़ें थी वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मैंने बताई थी, नेक्स्ट लेक्चर में यूटिलाइज होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।